Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. So today we will discuss about banking sector evolution. Okay, from pre-independence to post-independence. So let's start. तो जैसा कि आपको सबको पता है, प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले जो बैंक थे उनको फिरंगी बैंक बोलते थे। ठीक है ना, फिरंगी बैंक थे। मतलब कि फिरंगी इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल था वो सारा किनके पास था? अंग्रेजों के पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। ओके, तो जैसा कि आपको पता होगा सर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारी प्रेसिडेंसीज बनाई थी अपनी, जैसे बंगाल होगी, बॉम्बे होगी, मद्रास होगी। ठीक है, तो इन सभी प्रेसिडेंसी में बैंक बनाए तो उनको क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बैंक्स। ओके, जैसे कि पहला प्रेसिडेंसी बैंक बनाया सर बंगाल में 1806 में, उसके बाद बॉम्बे में बनाया 1840 में, और उसके बाद मद्रास में बनाया 1842 में। ओके, फिर 1861 में ऑल थ्री बैंक्स गॉट द राइट टू इशू करेंसी, यानी करेंसी इशू करने का उनको अधिकार मिल गया। एंड इन 1921 ऑल थ्री बैंक्स गॉट मर्ज, ये तीनों मर्ज हो गए और ये तीनों का क्या बन गया सर? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 1955 में जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद 1955 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया, और नेशनलाइज हो गया क्या बन गया सर? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है सर, तो ये थी एसबीआई की कहानी कि एसबीआई कैसे बना। ठीक है सर, उसके बाद आता है सर प्री इंडिपेंडेंस इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक मतलब जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल जो था वो किनके पास था? इंडियंस के पास था। ओके, तो पहला इंडियन बैंक आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है कौन सा था? ये था सर इलाहाबाद बैंक, जो बना था 1865 में। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इंडियन बैंक्स थे। ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। 1930 तक आते आते 1200 प्लस बैंक्स हो गए थे। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे अभी सीआरआर एसएलआर की कंपल्शन होती है, तो उस टाइम सीआरआर एसएलआर की कोई कंपल्शन नहीं थी। ठीक है, एंड बैंक्स वर रेगुलेट अंडर कंपनी लॉ। ओके, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी बैंक्स किसके अंदर रेगुलेट करता है आरबीआई? कमेंट सेक्शन में। ओके, और उस वक्त फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लो था। फाइनेंशियल इंक्लूजन लो का मतलब क्या है सर? मतलब कि आसानी से पैसा नहीं मिलता था। अगर पैसा मिलता था तो आपको पता है उस टाइम मनी लेंडर्स होते थे। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते थे। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था? प्री इंडिपेंडेंस में लो था। ओके, उसके बाद आता है सर जैसे कि आपको पता होगा 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ अभी इतना जान लो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। यूएस की जो स्टॉक मार्केट थी सर वो क्लैश हो गई थी। ओके, वो क्लैश हो गई थी। ठीक है, ये ग्रेट डिप्रेशन रहा था फ्रॉम 1929 टू 39, जिसकी वजह से क्या हुआ? विच लेड टू डिफॉल्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया, क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, जिस वजह से क्या हुआ? विच लेड टू द आरबीआई बॉर्न बाय द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, जैसे कि आपको पता है दैट आरबीआई फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 बाय द आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट 1934 किसके लिए है? फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स। और 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुआ। ओके, उसके बाद आया सर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद आपको पता है सर न्यू बैंक्स एक्सपेंशन हुई, जिनका फोकस इनका मेनली क्या था शुरुआत में? टू फीड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा फोकस था एग्रीकल्चर। सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया नेहरू ने इंडस्ट्रीज के ऊपर। ओके, और जिस वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान क्या हो गया? फेल हो गया सर। ये चीज़ ध्यान रखनी है सर। 5 ईयर प्लान की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हैं सर 12+1, 12 नेशनलाइज्ड बैंक और एक एसबीआई एंड ग्रुप। हम इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझते हैं बैंक्स का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर है आरबीआई। आरबीआई के नीचे शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे अनशेड्यूल्ड बैंक। अनशेड्यूल्ड बैंक इंडिया में नहीं है। ठीक है, सारे शेड्यूल्ड बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं सर? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। शेड्यूल्ड बैंक के नीचे आते हैं सर कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के नीचे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई एंड ग्रुप है, और अदर नेशनलाइज्ड बैंक जैसे आंध्रा बैंक हो गया। ठीक है, इस तरह से इलाहाबाद बैंक हो गया। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड हो गया, रीजनल रूरल बैंक में आ गया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन हो गए, फॉरेन बैंक हो गए। ठीक है, इंडियन जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। ठीक है, फॉरेन बैंक जैसे
सिटी बैंक। उसके बाद आते हैं सर दूसरे कोऑपरेटिव बैंक। इसमें कोऑपरेटिव में जैसे आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये हरारिकल स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर कौन है सर? आरबीआई, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके नीचे ही आते हैं शेड्यूल्ड, और शेड्यूल्ड के अंदर ही आते हैं कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कमर्शियल में ये सारे आ जाते हैं। तो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं सर? जो शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन होते हैं, विच ले डाउन द 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया होता है सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। पहला होता है सच बैंक मस्ट हैव द टोटल कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अबव। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज इट मस्ट ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, यानी कि जो जमा पैसे करा रहा है, जो डिपॉजिटर है, उसके इंटरेस्ट में काम करना है। ठीक है, उसके फायदे के लिए काम करना है बेसिकली। उसके बाद आते हैं सर मर्जिंग ऑफ बैंक्स। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली सर 4 मार्च 2020 को आरबीआई ने मर्ज किए हैं 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 में। ठीक है, और पहले थे हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक 27, लेकिन अभी कितने हैं? 12। 12 प्लस 1, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक एसबीआई एंड ग्रुप। ठीक है, इनका मोटिव क्या है मर्ज करने का? सर मर्ज करने का मोटिव क्या होता है? वो कहते हैं ना, एक और एक कितने होते हैं? 11। जब मर्ज हो गए तो फिर उससे क्या होगा? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, आप और ग्लोबली compete कर पाओगे। जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में कौन कौन से बैंक जो हैं वो हमारे मर्ज किए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे इंडियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। ओके, दूसरा मर्ज किया आपका पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा आपका कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। और जो चौथा है वो किया है सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ओके, तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन बैंक के साथ कौन सा बैंक मर्ज किया गया, पंजाब नेशनल के साथ कौन सा किया गया। ठीक है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद आता है सर बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग। जाहिर सी बात है सर, एक और एक जब मिलते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 11 बनते हैं। तो इससे क्या होगा सर? जब दो बैंक आपस में मिल जाएंगे तो दोनों के पास सर, इसके पास मान लो 500 करोड़ हैं, इसके पास 500 करोड़ हैं। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? इनके पास 1000 करोड़। तो यानी कि इससे क्या हुआ सर? इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी, अब और ज्यादा लोन दे सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा सर बैलेंस शीट स्ट्रांग बन गई अब इनकी। तीसरा सर ग्लोबली कंपीट कर सकते हैं, यानी अब बाहर भी दे सकते हैं लोन, है ना। ग्लोबली कंपीट कर सकते हैं। तीसरा सर इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ लैंडिंग। ओके, और उसके बाद आता है कैन इजीली फंड बिग प्रोजेक्ट। जब इतना पैसा आ गया, कैन इजीली फंड द बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल, जिससे मैनेजमेंट भी बेटर हो सकती है। अब ज्यादा पैसा आ गया तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम एक दो और इंप्लॉइज बढ़िया हायर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है सर बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग। उसके बाद आता है सर व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पहली बार कौन सा ग्रुप कब नेशनलाइज हुआ? फर्स्ट कमर्शियल बैंक नेशनलाइज कब हुए? तो आंसर इज 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। क्राइटेरिया उस वक्त पूछ सकता है आपको, ईच ऑफ दीज बैंक मस्ट हैव डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। ओके, तो पहली बार 1969 में कितने? 14 बैंक, 50 करोड़ और अबव। जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, उन पे ज्यादा फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सर व्हेन वाज द सेकंड ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज? आंसर इज 1980। और कब कितने बैंक हुए थे सर? 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। क्राइटेरिया क्या था सर? 200 करोड़ रुपए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग सिस्टम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।